हेलो दोस्तों, मैं आरपीएस शिवाला नरपत सिंह आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसे ही हमने छठी क्लास का जो हमारा 7वां जो चैप्टर है, ठीक है, राजस्थान में जल संसाधन व संरक्षण वाला, ठीक है, हमने आधा इसको पढ़ लिया था। आज हम जो इसमें जो राजस्थान की प्रमुख क्या है नदियों के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है चंबल नदी। ठीक है, इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से है। ठीक है, यह राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली क्या है नदी है। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चंबल है। ठीक है, राजस्थान की एकमात्र वर्ष भर बहने वाली कौन सी नदी है, वो भी आपके चंबल है। ठीक है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। ठीक है, राजस्थान में यह नदी चित्तौड़ जिले के भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, स्वयंवरपुर, करौली एवं धौलपुर जिले में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी आपकी चंबल नदी। ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है, तो चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। यहाँ से आपका एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि राजस्थान में चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है, तो कहाँ से करती है, चित्तौड़ जिले के। ठीक है, और कहाँ से, किस स्थान से, भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। उसके बाद में यह चित्तौड़, कोटा, बूंदी, स्वयंवरपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है इटावा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक स्थान है इटावा में ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है, बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कौन सा, कोटा, इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये देखो ये आपकी चंबल नदी है। ठीक है, अब चंबल नदी पर राजस्थान में कितने बांध हैं, तो 3 बांध हैं। ठीक है, ध्यान रखना, चंबल नदी पर कुल बांध कितने हैं, 4। ठीक है, ये कल परसों की जो सीटी है उसमें पूछा था कि चंबल नदी में फिर कुल कितने बांध हैं, तो कुल कितने बांध हैं, 4 बांध हैं। परंतु उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि राजस्थान में चंबल नदी पर कितने बांध हैं, तो 3 बांध हैं। राजस्थान की बात आए तो 3 करना है, और चंबल नदी पे आए, ठीक है, तो 4 करना आपको। ठीक है, अब 3 बांध कौन से हैं, एक तो रावत भाटा, ठीक है, एक है कोटा बैराज, ठीक है, और एक है जवाहर बांध। ठीक, ये 3 बांध कहाँ पर आपके कोटा में है और चंबल नदी पर है। ठीक है, एक आपका बांध जो रह गया वो है एमपी में। ठीक है, एमपी में कहाँ पर है, मंदसौर में। ठीक है, मंदसौर में कौन सा है, गांधी सागर बांध। आज से पूछे गांधी सागर बांध कहाँ पर है, तो मंदसौर एमपी बताना है। ठीक है, रावत बाटा पूछे तो ये आपको चित्तौड़। ठीक है, कोटा बैराज और जवाहर बांध ये दोनों बांध कहाँ पर आपके कोटा जिले में है। ठीक है, यहाँ से ये देखो आपका एक प्रश्न आपके यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बनास नदी। ठीक है, बनास नदी राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है, अर्थात खमनोर की पहाड़ियों से क्या होता है, इसका उद्गम स्थल होता है, किसका, बनास नदी का। ध्यान रखना, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बनास है। ये भी आपको ध्यान रखना कि बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये भी आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि राजस्थान की एकमात्र बनास नदी
ऐसी है जो सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम, 4 त्रिवेणी संगम का ये निर्माण करती है। कौन सी नदी? बनास नदी। ठीक है, ये बनास नदी राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से आती है। यह राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक जिले में बहकर सोयामधुपुर में रामेश्वर घाट, ठीक है, रामेश्वर के निकट चंबल में मिल जाती है। ठीक है, ये एक कैसी नदी है? मौसमी नदी है। ध्यान रखना, बनास कैसी नदी है? मौसमी नदी है। और सोयामधुपुर में रामेश्वर के पास में ये चंबल नदी पर मिल जाती है। ठीक है, रामेश्वर के पास में आपके चंबल, बनास और एक सीप, ठीक है, इनका क्या होता है? त्रिवेणी संगम यहाँ पर होता है। कौन सी नदी का? चंबल, बनास और सीप नदी का रामेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम होता है। और यहाँ पर मीणा जनजाति का क्या है? ये एक पवित्र स्थान है। ठीक है, बनास नदी कैसी है? एक मौसमी नदी भी है। ठीक है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? आपके बनास नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। ठीक है, ये देखना, आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास नदी है। ठीक है, टोटल इसकी जो लंबाई है हम बात करते हैं तो 480 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है, टोंक और सोयामधुपुर नगर बनास नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोंक राजस्थान की किस नदी के ऊपर स्थित है? तो बनास नदी पर। सोयामधुपुर भी बनास नदी पर है। ठीक है, बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? मेनाल है, कोठारी है, बेड़च है और खारी है, आदि नदियाँ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लूनी नदी के बारे में। ठीक है, अजमेर ज़िले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से इसका उद्गम होता है। ठीक है, अब देखो, लूनी नदी आपने गाइडों में या एंशियन बहुत सी जो मार्केट में जो आपकी बुक आती है, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि लूनी नदी का जो उद्गम है जो नाग पहाड़ियों से होता है। देखो, नाग पहाड़ियों से होता तो है, जब नाग पहाड़ियों से इनका उद्गम होता है तो ये साबरमती कहलाती है। ठीक है, और ये कुछ दूरी पर जाने के बाद में एक सरस्वती नदी और आती है यहाँ से। ठीक है, और ये दोनों ही कहाँ मिलती है? अजमेर का एक स्थान है गोविंदगढ़। ठीक है, ध्यान रखना, अजमेर का एक स्थान है गोविंदगढ़, वहाँ आकर सरस्वती और सागरमती, ठीक है, नामक 2 धाराओं में ये क्या है? एक नदी हो जाती है जिसको लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि लूनी नदी का नाम अजमेर के कहाँ से स्टार्ट होता है? तो गोविंदगढ़ स्थान से होता है। ये आपके अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ब्यावर, ठीक है, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, जालोर और सांचौर जिले में बहने के बाद में यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। अब देखो, ये बाड़मेर ज़िले में ये हल्की सी बहती है। ठीक है, जालोर और सांचौर भी आएगा इसमें, जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण भी आएगा। ठीक है, इसमें पाली नहीं आएगा क्योंकि पाली का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है जैतारण, वो किस में गया? आपके ब्यावर ज़िले में गया। ठीक है, अब पाली की जगह क्या आएगा? ब्यावर ज़िला। ठीक है, नागौर भी आएगा और डीडवाना कुचामन भी आएगा। ठीक है, बाड़मेर ज़िले के बालोतरा तक इस नदी का जल क्या होता है? मीठा होता है। अब देखो, बालोतरा ना, बालोतरा पहले क्या किसी में आता था? बाड़मेर में आता था, परंतु
बाड़मेर से अलग होने के बाद में बालोतरा जिला बन गया। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा कि बालोतरा जिले तक इसका पानी कैसा रहता है, मीठा रहता है। ठीक है, और बालोतरा जिले के बाद में इसका जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। इसी मारी लूनी नदी को हम मीठी और खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गुहिया आदि नदियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं माही नदी पर। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, माही नदी का विंध्याचल पर्वत के मेहद झील से इसका उद्गम होता है। किसका, माही नदी का। ठीक है, यह नदी राजस्थान के बांसवाड़ा, ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा से प्रवेश करती है और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की क्या है, सीमा बनाती है। ठीक है, जिलों में बहने के बाद में ये खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। जबकि लूनी नदी कहाँ जाती है, आपके कच्छ के खाड़ी में जाती है, और जबकि माही नदी खंबात की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ सोम और जाखम है। यहाँ भी क्या है, ये त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, ये आपकी माही आ गई। ठीक है, जाखम कहाँ से आती है, आपके प्रतापगढ़ की बहर माता की पहाड़ियों से। ठीक है, और सोम नदी कहाँ से आती है, आपके उदयपुर की बिच्छामेड़ी पहाड़ियों से। ठीक है, ये यहाँ पर आपका त्रिवेणी संगम बनता है। ठीक है, ये कहाँ बनता है, आपके गणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं आपके बाणगंगा नदी। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बेराट की पहाड़ियों से होता है। अब देखो, अब जो बेराट की पहाड़ियाँ हैं अब वो जयपुर में नहीं हैं। ठीक है, अब आपसे जो बाणगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, अब वो कहाँ पर, आपके कोटपुतली और भैरोड जिले में। ठीक है, कोटपुतली और भैरोड जिले में स्थित अरावली की बेराट पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। किसका, बाणगंगा नदी का। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है, अर्थात आर्द्र भूमि। ठीक है, इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। कौन सी नदी को, बाणगंगा नदी को। ठीक है, अब इसे देखो, अर्जुन की गंगा। यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछ सकता है कि बाणगंगा नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो किसको, अर्जुन की गंगा, और इसको रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, बाणगंगा नदी को। ठीक है, आगे चलते हैं घग्गर नदी। ठीक है, इसे अंतः प्रवाह की नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर, अनूपगढ़, ठीक है, अब ध्यान रखना, अनूपगढ़ में भूमिगत हो जाती है। ठीक है, इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष व सहायक नदी भी माना जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी, आपकी घग्गर नदी है। आपसे पूछे कि आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी है। आपसे पूछे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी, आपकी घग्गर नदी है। ठीक है, हनुमानगढ़ में से प्रवेश होता है, श्री गंगानगर, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक ये जाती है। ठीक है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में घग्गर नदी को नाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि घग्गर नदी को हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में किस नाम से जाना जाता है, तो नाली के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। अब कुछ राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है। नदियों में बांध बनाने में जल विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है। अब कहाँ पर, नदियों पर जब हम बांध बनाते हैं उससे फ़ायदा क्या होता है। अब देखो वहाँ पर क्या है, जल विद्युत उत्पादन होती है, सिंचाई में भी काम में लिया जाता है, पीए जल में भी, वृक्षारोपण में भी, भूमिगत जल स्तर में क्या होते हैं, वृद्धि होती है, बाढ़ नियंत्रण, मृदा प्रदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन घाटी परियोजना के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत का तीर्थ मंदिर भी कहा गया है, ठीक है। यहाँ से आपका एक प्रश्न और तैयार होता है, आपसे पूछ सकता है कि आधुनिक भारत के तीर्थ मंदिर किसे कहा गया है। तो नदी घाटी परियोजना को कहा गया है। ये किसने कहा था, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। चंबल, राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना, बिशलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी यहाँ पर परियोजनाएं हैं, ठीक है। पहले हम जो चलते हैं चंबल परियोजना, ठीक है। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की क्या है, सख्त परियोजना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक है। और चंबल नदी का 50% राजस्थान और 50% आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बने हैं, 4 बांधों का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसमें गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। दाना 4 बांध है, जिसमें से पहला बांध जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ पर, आपके मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है, ठीक है। और राजस्थान में चित्तौड़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध व कोटा जिले में जवाहर सागर और कोटा बिराज बांध स्थित है। अब देखो राणा प्रताप सागर बांध ये कहाँ पर आपके है, तो चंबल नदी पर, ठीक है तो कहाँ पर है आपके, चंबल नदी पर, ठीक है। और है कहाँ पर आपके, चित्तौड़ में है। जबकि आपका कोटा जिले में कौन कौन से बांध हैं, जवाहर सागर और कोटा बैराज, ठीक है। ये बांध कहाँ पर आपके कोटा जिले में है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत व सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त होती है। अब देखना चंबल परियोजना, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि चंबल परियोजना में सुविधा है, यहाँ पर जल विद्युत भी होता है और सिंचाई, ठीक है, दोनों ही ये काम में ली जाती है। कौन सी, चंबल परियोजना का, ठीक है। चंबल परियोजना से जल विद्युत का भी उत्पन्न होता है और इससे सिंचाई का भी काम में ली जाती है। अब जल विद्युत आपका काम बनता है रावत बाटा, ठीक है। रावत बाटा जो राणा प्रताप सागर बांध है, यहाँ पे तो क्या बनता है, आपकी जल विद्युत का उत्पन्न होता है। और जबकि आपकी सिंचाई का, ठीक है, कोटा जिले का जो कोटा बैराज है और जवाहर जो सागर है, ये सिंचाई में भी काम में लिया जाता है, ठीक है। जो कोटा जिले में जो 2 बांध है वो केवल सिंचाई में ही काम में लिए जाते हैं, और जबकि चित्तौड़ वाला जो राणा प्रताप सागर बांध है वहाँ से जल विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, माई बजाज सागर परियोजना, ठीक है, कौन सी नदी पर है, माही नदी पर है कहाँ पर, आपके बांसवाड़ा जिले में है, ठीक है। और माही बजाज, ठीक है, ये बजाज क्या है कि देखो एक राजस्थान के प्रमुख क्रांति रहे हैं जमनालाल बजाज, ठीक है, जिसे राजस्थान का या फिर गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से फेमस थे, ठीक है। उनके नाम पर माही बजाज सागर परियोजना की स्थापना हुई। कहाँ पर, आपके बांसवाड़ा में। और कौन सी नदी पे है, माही नदी पर है, ठीक है।
और माही बजाज सागर जो परियोजना है वो राजस्थान और गुजरात की क्या है, संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसमें राजस्थान का 45% और जबकि गुजरात का इसमें 55% क्या है, हिस्सा है। ठीक है, इनमें दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल, ठीक है, तीनों प्रकार की क्या है, सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। ठीक है, माही बजाज सागर परियोजना से हम इसका जल सिंचाई में भी, जल विद्युत में भी और पेयजल में भी, ठीक है, 3 प्रकार से हम इसका जल यूज में ले रहे हैं। जबकि चंबल परियोजना में क्या था, सिंचाई और जल विद्युत में ही। ठीक है, केवल राजस्थान की केवल एक माही परियोजना, माही सागर परियोजना एक ऐसी परियोजना है जिसके जल को सिंचाई में भी, जल विद्युत में भी और पेयजल में, तीनों प्रकार से इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिशलपुर परियोजना राजस्थान के टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिशलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक, केकड़ी सहित ब्यावर कई अन्य क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। ठीक है, धारणा बिशलपुर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। आपसे पूछे कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो बिशलपुर परियोजना है। कहाँ पर, आपके टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर में बिशलपुर गांव में बनास नदी पर यह बांध बना हुआ है। ठीक है, और ये सिंचाई और पेयजल दोनों में ही इसका उपयोग होता है, परंतु इसका सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो पेयजल में होता है। ठीक है, और इसका पानी आपके जयपुर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, टोंक और अन्य जिलों में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात के नर्मदा नदी पर किया गया। ठीक है, आपसे पूछिए सरदार सरोवर परियोजना में कौन सा जिला शामिल नहीं है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो अब शामिल कौन कौन से हैं इसमें, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और आपका राजस्थान है। ठीक है, और सरदार सरोवर जो परियोजना है वो भारत के किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। ठीक है, किस नदी के ऊपर है, नर्मदा नदी के पर स्थित है। ठीक है, इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर में बाड़मेर, जालोर, अब एक और जिला आएगा सांचौर, ठीक है, सांचौर जिला, बाड़मेर, जालोर और सांचौर जिले में सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है जवाई परियोजना कहाँ पर है, जवाई नदी पर है और पाली जिले में स्थित है। ठीक है, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर, ठीक है, कौन सी नदी पर, डूंगरपुर जिले की सोम नदी पर सोम, अमला और अंबा परियोजना है। देखो कमला और अंबा क्या है, ये 2 गांव के नाम है। ठीक है, परियोजना किस पर है, सोम नदी पर है। ठीक है, सोम नदी का जो पानी आता है वो कमला और अंबा, ठीक है, 2 गांव की यह है परियोजना है। उदयपुर जिले में मानसी वाकल परियोजना, ठीक है, ये कहाँ की, आपके उदयपुर जिले की है। प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना स्थित है। ठीक है, जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। अब देखो आपसे पूछ सकता है यहाँ से कि जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में सबसे प्रमुख तरीका कौन सा है, नहरों का
निर्माण करना, तालाब बनाना, बांध बनाना या उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? बांध बनाना। ठीक है, तो वो सिंपल सा प्रश्न है और बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान की प्रमुख झीलें और जल जाएँ। ठीक है, राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में परंपरागत जल स्रोत जैसे कुएँ हैं, बावड़ियाँ हैं, जोहड़ है। ठीक है, जोहड़ भी क्या होते हैं? ये कच्चे कुएँ होते हैं। टाँके हैं जो आपके मारवाड़ में देखने को मिलते हैं। खड़ीन है, ये भी आपके जैसलमेर का जो पालीवाल, ठीक है, ब्राह्मण है, उन बंदों ने ये खड़ीन विकसित की थी। ठीक है, आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचालन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिनके उदाहरण वर्तमान में कई जिले में देखे जा सकते हैं। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्य द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। यहाँ के राणाओं ने पिछोला झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील, गोवर्धन सागर झील, रंग सागर झील, स्वरूप सागर झील, जना सागर झील आदि झीलों का समय समय पर यहाँ पर क्या किया? निर्माण करवाया एवं नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया गया। किनको? पिछोला झील को, उदय सागर झील को, फतेह सागर झील को, गोवर्धन सागर झील को, रंग सागर झील को, स्वरूप सागर झील को और जना सागर झील को, जिसमें वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित होता जाता है। इन झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने, ठीक है, 1687 से 1691 तक करवाया था। अब देखो, जयसमंद झील वर्तमान में आपके है कहाँ पर? सुलुम्बर जिले में है। ठीक है, आपसे पूछे जयसमंद झील आपके वर्तमान में कहाँ पर है? सुलुम्बर जिले में है, उदयपुर में नहीं है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, नए क्वेश्चन से और नए जिले से आपसे पूछे कि जयसमंद झील कहाँ पर है, तो उसमें यदि ऑप्शन में आपके सुलुम्बर आता है तो आपको सुलुम्बर ही टिक करना है। ठीक है, यदि आपके सुलुम्बर भी आता है और आपका उदयपुर भी आता है तो फिर भी आपको इसमें सुलुम्बर ही इसको आंसर आपको करना है। ठीक है, जयसमंद झील का जो निर्माण है जय सिंह जी ने 1687 से 1691 में गोमती नदी पर बांध बनाकर, ठीक है, इसका निर्माण करवाया था। किस झील का? जयसमंद झील का। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। कौन सी झील? जयसमंद झील। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की कैसी झील है? एक प्रकृति झील है। ठीक है, अना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। अना सागर कहाँ पर? आपके अजमेर में है। ठीक है, सिरोही के माउंट आबू में स्थित निक्की झील राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक प्राकृतिक झील है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो आपकी निक्की झील है। ठीक है, राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील, ठीक है, जिसके उत्तरी भाग को नौचौका भी कहा जाता है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर, ये झीलें कहाँ पर? आपके जोधपुर में हैं। ठीक है, कौन कौन सी? बालसमंद, कायलाना और आपके उमेद सागर झील। ठीक है, जैसलमेर में आपके गड़ीसर झील, डूंगरपुर में गैप सागर झील, बीकानेर में कोलायत झील, अलवर में सिलीसेट झील आदि कई झील भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन है। ठीक है, राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांबर झील। ठीक है, अब देखो सांबर जो झील है
जयपुर और अजमेर तो ठीक है, ठीक है। अब इसमें नागौर नहीं आएगा, अब यहाँ पर क्या आएगा आपका डीडवाना, ठीक है, डीडवाना और कुचामन, ठीक है। जयपुर में जयपुर, दूदू, अजमेर और डीडवाना, ठीक है, ये सांबर झील की क्या है सीमा बनाएंगे, ठीक है। बाड़मेर में पंचपदरा झील, अब देखो जो पंचपदरा झील है वो अब बाड़मेर में नहीं आएगी, अब कहाँ आएगी आपके बालोतरा में, ठीक है। पंचपदरा झील कहाँ पर आपके बालोतरा में है, ठीक है। डीडवाना झील आपके डीडवाना में ही है। बीकानेर में लूणकरणसर झील, जैसलमेर में पोखरण झील, ठीक है। जोधपुर में फलोदी झील, अब देखो जो फलोदी है वो जोधपुर ज़िले में आता था, परंतु फलोदी ज़िले को भी क्या है एक नया ज़िला बना दिया गया है, ठीक है। अब फलोदी झील कहाँ पर आपके फलोदी ज़िले में है, ठीक है। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपके 6 ज़िले हैं, ठीक है। पहला है आपका गंगानगर, दूसरा आपका अनूपगढ़, तीसरा आपका बीकानेर, चौथा है आपका फलोदी, ठीक है। पांचवा आपका जैसलमेर और छठा आपका बाड़मेर, ठीक है। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये छः ज़िले हैं जो अब आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपके उदयपुर शहर का, ठीक है, एक छोटा सा क्या है नक्शा है जहाँ पर आपके यहाँ पर झीलों के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखो गोवर्धन सागर झील, ये कहाँ पर आपको किसको जोड़ती है, पिछोला झील को जोड़ती है, ठीक है। पिछोला झील दूध तलाई को जोड़ती है, ठीक है। ध्यान रखना दूध तलाई आपके है कहाँ पर, उदयपुर में है। यहाँ से भी आपका एक प्रश्न पूछा हुआ है आपकी रीट के अंदर, ठीक है। आपकी दूध तलाई कहाँ पर आपके उदयपुर में है, और दूध बावड़ी दूध बावड़ी ये कहाँ पर आपके सिरोही में है, ठीक है। दूध तलाई कहाँ पर आपके उदयपुर में है और दूध बावड़ी कहाँ पर आपके सिरोही में है, ठीक है। पिछोला झील, अमरकुंड, पिछोला, कुम्हीर तालाब और कुम्हीरिया तालाब को रंग महल और अमरकुंड को रंग सागर को स्वरूप सागर और स्वरूप सागर को फतेह सागर, ऐसे ये जोड़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो जल संरक्षण, ठीक है। जल संरक्षण का मतलब ये होता है कि हम जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जल संरक्षण हमारा क्या है प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वे हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। पेयजल स्रोत के निकट स्नान आदि नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जल संचालन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल का संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जलों को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचा कर जनजीवन और उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकती है, ठीक है। ये आपका वर्तमान में रूफटॉप जल संचयन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी बहुत प्रसिद्ध है। ये वाली जो आपकी तकनीकी है ये आपके तमिलनाडु शहर में सबसे ज़्यादा वहाँ पर इसका यूज में हो रहा है, ठीक है। और यही तकनीकी आपके कहाँ पर मारवाड़ में, ठीक है, कहाँ पर यूज में हो रही है मारवाड़ में, ठीक है। रूफटॉप जल संरक्षण
विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने हुए कुएं में एकत्रित किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टाँके, खड़ीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संरक्षण, संग्रह और संरक्षण क्या है करते हैं तथा तकनीकों को वध स्तर पर अपनी आवश्यकता बनते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी आपका 1% पूछ सकता है शब्दावली से। ठीक है, टाँका क्या है? पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएं नुमा क्या है इसकी संरचना होती है, किसकी? टाँके की। खड़ीन क्या है? पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना को क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। ठीक है, खड़ीन का आविष्कार किसने किया था? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने इसका आविष्कार किया था। जोहड़, ठीक है, वर्षा जल रोकर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई क्या है कि संरचना है। ठीक है, आगे चलते हैं इनके ऑब्जेक्ट टाइप पर। अब देखो बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल की है। ठीक है, बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की है। बाणगंगा कैसी नदी है? एक आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। कौन सी? बाणगंगा। लूणी भी कैसी है? जो कच्छ के रन में जाती है। ठीक है, माही नदी ये आपके खंबात की खाड़ी में जाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट किसका आंसर हो जाएगा? माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? तो दारखड़ा आपके बांसवाड़ा में है। ठीक है, एक नए चैप्टर से और एक आज का हमारा देखो जो चैप्टर था वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल हम 8वें चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वो चैप्टर कौन सा होएगा वो कल आपको इसका पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, इन जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये आपके रीड के अंदर, ठीक है, पशु परिचर के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में भी ये यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछने के चांस सबसे ज़्यादा है। मैं फिर बता रहा हूँ, कम से कम 70 से 80% आपके जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी की बुक में से ही पूछे जाएंगे। अब देखो जैसे ये बुक पूरी होगी, कौन सी? 6ठी क्लास की जो बुक अपनी है वो पूरी होगी, इसमें से आपके जो क्वेश्चन 1 लाइनर के मैं आपको एक दिन पढ़ा दूंगा। ठीक है, पूरी की पूरी 6ठी क्लास की जो बुक है उसमें कम से कम मिनिमम मान के चलना आपके 9 से 10 चैप्टर हैं। ठीक है, 9 से 10 चैप्टर में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको एक क्लास के अंदर मैं पूरे कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, कब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।